ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल्स को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले देखिए द फाइलम पॉडीफेरा जनरल प्रॉपर्टीज। याद है हम लोग पिछले क्लास में जो जनरल प्रॉपर्टीज जो लिखे थे उसमें 7 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, है ना। एक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन था सिमेट्री, सेगमेंटेशन, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, सीलोम, एंड एक रखे थे नोटोकॉर्ड। ये 6 प्रॉपर्टीज हो गए जिसको हम लोग को देखना ही देखना है। और 7th पे रखे थे सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैसे काम करते हैं उसमें। एट ऑल है भी नहीं, अगर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव इसमें क्या है, सो एंड सो फोर्थ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को लेके आएंगे और इनके बारे में यहीं पे समझ लेंगे। कहने का मतलब है जैसे अगर कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहना क्या चाहता है, उसके बाद इसमें देखेंगे और इसी इंफॉर्मेशन को दूसरे दूसरे फाइलम के साथ को रिलेट करके देखेंगे। तो ये हम लोग का आइडिया है। देखिए जनरल प्रॉपर्टीज में पहला है हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि बॉडी किस लेवल पे जाके फॉर्म हुआ है। जैसे बॉडी के फॉर्म होने में, ऑर्गेनाइज होने में कई लेवल्स आते हैं। सबसे मिनिमम लोएस्ट लेवल होता है सेलुलर लेवल। अब ये पूछ सकते हैं सेल लेवल मतलब क्या, सिंगल सेल? तो नहीं, एनिमल्स का खास प्रॉपर्टी है कि कोई भी एनिमल सिंगल सेलुलर नहीं होता, कोई भी होंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, सेलुलर लेवल। नेक्स्ट है सिमेट्री। जैसा कि आप लोग को बताए थे लेक्चर में, सिमेट्री मतलब हो गया कोई एक एक्सिस ले ले, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, एक कोई एक्सिस अगर ऐसा ले जिसके दोनों तरफ ये व्हाइट बोर्ड अपने अपने हिस्से में बराबर हो। कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं सेंटर से ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इस एक्सिस के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितना हमें बोर्ड का एरिया मिल रहा है दोनों बराबर है, शेप एंड साइज भी बराबर मिल रहा है, इसलिए ये एक सिमेट्री एक्सिस हो गया। दूसरा सिमेट्री एक्सिस कैसे खींच सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक से अधिक सिमेट्री एक्सिस मिलते हैं तो उसको हम लोग, है ना, रेडियल सिमेट्री की कैटेगरी में ला देते हैं। लेकिन अगर एक ही सिमेट्री एक्सिस मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर आप ऐसे सिमेट्री एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक साइड में कुछ पार्ट्स आएंगे, दूसरे साइड में कुछ पार्ट्स, सिमिलरिटी नहीं रहेगा। तो ऐसे एनिमल्स में एक ही आपको सिमेट्री एक्सिस मिलेगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग इसको कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और कोइंसिडेंटली, या कोइंसिडेंट नहीं कहें, इसे कहें कि चांस ऐसा है कि इसमें कोई सिमेट्री एक्सिस होता ही नहीं। सिमेट्री एक्सिस नहीं होने का कारण है क्या कि बॉडी हैप्पैज़र्ड वे में सेल के कंपोजिशन से बना हुआ, कोई डेफिनेट प्लान इसके सेल का नहीं है कि ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज होंगे, जिधर सेल को मौका मिला रेप्लिकेट करके नंबर बढ़ाने का उसी तरफ बढ़ गया। हो सकता है लेफ्ट साइड में मौका ही नहीं मिला, राइट साइड में पूरा मौका मिला, तो सेल डिवाइड करके नंबर बढ़ा दिया, लेफ्ट साइड में कम नंबर ऑफ सेल्स है। तो इसलिए कोई डेफिनेट सिमेट्रिक, कोई डेफिनेट शेप हम लोग को इसमें नहीं मिलता है। तो हम लोग इसके बारे में कहते हैं सिमेट्री एब्सेंट, और इसका रीजन देते हैं द बॉडी हैज नो डेफिनेट प्लान। कोई डेफिनेट बॉडी प्लान इसका नहीं है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कहने का मतलब है
कंपोनेंट्स, कंपार्टमेंट कितने हैं, है ना, और वो कंपार्टमेंट आपस में किस तरह से रिलेटेड है, जैसे सभी कंपार्टमेंट एक जैसे हैं या कुछ कंपार्टमेंट्स एक जैसे हैं, फिर दूसरे तरह के कंपार्टमेंट मिल रहे हैं वो भी एक जैसे हैं, ऐसा हुआ, या कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं पर वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो कई तरह का सिचुएशन आता है, इसमें तो बॉडी में सिमेट्री ही नहीं है तो फिर सेगमेंटेशन का सवाल नहीं उठता, है ना, एब्सेंट कर देंगे। अब नंबर 4 आता है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हम लोग को ये मालूम चलता है, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर कहने का मतलब है कि जैसे आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो दो सेल मिलकर एक नया सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस जाइगोट मल्टीप्लाइज, ये अपना नंबर बढ़ाता है बाय डिवीजन, और उसके बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने हैं, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑर्गन बनाने के लिए अब जब देखते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ये एग्जांपल पहले भी दिए थे कि कुछ ऑर्गन्स अंदर के हैं, कुछ ऑर्गन्स बाहर के साइड के हैं। अब मान लेते हैं सेल्स ने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा सेल किस ऑर्गन को कंपोज करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इंटरनल ऑर्गन को कंपोज करने के लिए सेल्स बाहर ही रह गए, तो अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि अब तो बैरियर आ गया है ना, बॉडी सील हो रहा है, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे, तो उस ऑर्गन का कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट अंदर बन के रह जाएगा। ऐसी स्थिति में वो ऑर्गन तो कंप्लीट होगा नहीं। तो अगर मल्टीपल ऑर्गन्स इस तरह से बने तो ऑर्गेनिज्म का तो जिंदा रहना नहीं, ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो एनिमल एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे वो एबनॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मल चीज नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी है, किसी कारण से वैसा हो गया। तो बहुत सारे जगहों पे सर्जिकल रेक्टिफिकेशन है, बहुत सारे चीजों में सर्जिकल रेक्टिफिकेशन नहीं है। जैसे कई बार, जैसे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन क्या है, टेललेस एनिमल्स हैं, तो बर्थ डिफेक्ट में 1 मिलियन केसेस में हो सकता है एक लाइफ बर्थ ऐसा हो जिसपे टेल रह गया, किसी कारण से वो डिसॉल्व नहीं कर पाया, डिजेनरेट नहीं कर पाया। तो बहुत सावधानी से सर्जिकल प्रोसीड्यूर से जो एक्सटेंडेड वर्टिब्रा का पार्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो बैठेगा उठेगा तो उसको तो, हम लोग तो मतलब बाइपेडल एनिमल्स है ना, दो पैर पे चलने वाले, तो जब हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे वो टेल उसे सिस्टमेटिकली सिमेट्रिकली बैठने नहीं देगा, है ना, एक्सटेंडेड रहेगा, तो उसके वर्टिब्रल कॉलम उसे डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसका तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी डिस्टर्ब होगा। तो फिर उन एबनॉर्मेलिटीज को हम लोग कोशिश करते हैं सर्जिकली सही करने का। खैर वो आउट ऑफ द वे है, कहने का मतलब है नॉर्मली क्या होगा, इसीलिए मतलब एनिमल्स अपने आप को सिस्टमेटिक कर सके, इसीलिए क्या होगा कि इसके जो सेल्स जिस तरह के ऑर्गन बनाते हैं उसी तरफ चले जाए, राइट। तो अगर मिडिल लेयर के ऑर्गन्स बनाने हैं तो मिडिल पार्ट पे रहे, बाहर के ऑर्गन्स बनाने हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनाने हैं तो बाहर की तरफ रहे, और अगर इंटरनल ऑर्गन्स बनाने हैं तो अंदर की तरफ रहे। ये जो उनके बीच में एक डिमार्केशन हो जाता है कि ये सेल्स इसी ऑर्गन को बनाएंगे, उसके लिए उन्हें क्या होता है, अरेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो जाइगोट जब मल्टीप्लाई करके थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बना लेता है तब वो सेल्स अपने आप को अरेंज करता है, और उस अरेंजमेंट में 2 या 3 लेयर बनते हैं, माइंड इट, 2 या 3 लेयर। तो जो जितना एडवांस्ड एनिमल होगा उसमें 3 लेयर्स होंगे, 3 लेयर में अरेंज होंगे, और जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होंगे उनमें 2 ही लेयर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर आए नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, इसके केस में होते हैं 2, और इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब है क्या
जो ट्रू सेंस में जो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स होते हैं उसको यहीं डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें कि सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो रहे हैं, सेल्स अगर 3 लेयर में अरेंज हो रहे हैं, ये हो गया आउटर लेयर। हालांकि गैप नहीं रहता, इसको ऐसे नहीं बनाए। ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया मिडिल लेयर, और ये हो गया इनर लेयर। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। ठीक है। आउटर लेयर के लिए जो टर्म यूज होता है वो है एक्टोडर्म। ठीक है। मिडिल लेयर के लिए जो टर्म यूज होता है वो है मेसोडर्म, और इनर लेयर के लिए जो टर्म है वो है एंडोडर्म। तो टेक्निकली है क्या, अगर हम इसे करें डिप्लोब्लास्टिक तो हम उम्मीद करेंगे इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे। मेसोडर्म एडवांस्ड एनिमल्स में, मिडिल लेयर एडवांस्ड एनिमल्स में डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, इसमें तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम अगर उम्मीद करें कि इसमें एक्टोडर्म बनेंगे और ऑर्गन को डेवलप कराएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें सेल्स अपने आप को 2 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो अलग है, उनका नाम अलग पड़ता है एक्चुअली। लेकिन चूंकि 2 लेयर में अरेंज हो रहे हैं इसलिए हम लोग इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग कमेंट में देते हैं नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स इसमें 2 और इसे कहा डिप्लोब्लास्टिक। फिर हम लोग कमेंट में देते हैं द आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म। ठीक है। द इनर लेयर इज कॉल्ड कोआनोडर्म। थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं एनसीईआरटी के स्कोप से, पर आपको मिलेगा ये चीज। क्या है? पिनाकोडर्म is made by the cells, इन्हें कहते हैं पिनाकोसाइट्स। इस तरह के सेल्स होते हैं देखने में, पिनाकोसाइट्स। ठीक है। स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड सेल्स। और ये क्या करते हैं? दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल। ये इनकी खासियत है। पिनाकोसाइट्स पिनाकोडर्म बना रहे हैं और ये आउटर लेयर बनाते हैं। अब आ जाए हम लोग कोआनोडर्म के बारे में। द कोआनोडर्म is made by the cells choanocytes. They form the
इनर लेयर ऑफ द बॉडी। होता क्या है, ये जो पिनाकोसाइट्स हैं थोड़े स्ट्रेचेबल एक्सपेंडेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसके बॉडी वॉल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक आउटर कवर का थोड़ा जरूरत पड़े। जैसे हमारा स्किन है, स्ट्रेचेबल है, अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये अगर रिजिड होता तो हमारा हाथ पांव मुड़ता भी नहीं, भले हमारे पास जॉइंट्स हैं। तो उसी तरह का इसमें है, स्लाइट है ना, इलास्टिक मूवमेंट करने के लिए इसके पास क्वानोसाइट्स होते हैं। ये क्वानोसाइट्स थोड़े एक्सपेंडेबल सेल्स हैं, थोड़ा सतह बढ़ सकता है फिर अपनी जगह पे आ सकते हैं। क्वानोसाइट्स की बात क्या है, ये पिनाकोसाइट्स की बात थी। क्वानोसाइट्स की बात क्या है कि ये फैगोसाइटिक सेल्स है, ये शिकार करते हैं। कैसे शिकार करते हैं, तो अपने सेल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसका शेप आप मंदिर का घंटा इमेजिन कीजिए, बेल, बेल शेप्ड सेल होता है। बस कैसे होगा, ऐसे आएगा, है ना, ऊपर में जो डोम रहता है वो ऐसे ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसा है। यानी आप ऐसे इमेजिन कीजिए, एक कॉर्केट बॉल है, क्रिकेट बॉल है, और क्रिकेट बॉल के नीचे एक घंटा लगा हुआ है। कैसा इमेजिनेशन होगा, देख रहे हैं कैसा होगा। अब घंटा को बजाने के लिए नीचे एक एक एक्सटेंशन रहता है, तो उस एक्सटेंशन को काफी लंबा कर दीजिए और वो बेल के एरिया से बाहर निकल जाए, तो वो है उसका फ्लैजिला, मूवमेंट करने के लिए। तो सराउंडिंग वाटर में, ये तो एक्वेटिक एनिमल है, हैबिटेट देखेंगे एक्वेटिक है, तो ये क्या करता है, सराउंडिंग वाटर में फ्लो ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, फ्लैजिला है, बीट करता है और अगल बगल का पानी ऊपर की ओर आता है। इससे फायदा क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके फैगोसाइटोसिस के लिए इनवर्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। पानी ऊपर की ओर आया, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद उन्हें ये कैप्चर करता है फूड वैक्यूल में, पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उसके बाद अगल बगल के जो दूसरे सेल्स हैं उन तक ये उन्हें ट्रांसफर करता है। तो ये सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन भी शो करता है। तो ये काम अगर बाहर का सेल सरफेस करेगा तो फिर वाटर को, मतलब वो है क्या कि अगर आउटर लेयर पे वो ये काम करने लगा तो फिर अंदर के सेल्स तक उन्हें फूड मटेरियल को या फूड वैक्यूल को पहुंचाने में बनेगा नहीं, इसीलिए इनका प्लेसमेंट होता है इनर लेयर पे। और पिनाकोसाइट्स ये कवरिंग या गार्ड सेल्स हैं, ये बाहर की तरफ रहते। दिस इज हाउ देयर लूजली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इज। टिश्यू तो है नहीं, लेकिन प्रिटेंड करता है कि लगभग उस तरह के हमें, राइट। या तक अगर हो जाए तो ऊपर का मिटाएं। ये सेल्स कैसे होंगे, मोर और लेस इस तरह के दिखते हैं। बेल शेप्ड हो गया, है ना। इमेजिन कीजिए ये बेल है, बेल के ऊपर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ये हो गया बेसल बॉडी, जिससे इसका फ्लैजिला एंकर करता है। ये है फ्लैजिला, और फिगर है क्वानोसाइट, एक क्वानोसाइट ब्रैकेट में फैगोसाइटिक सेल, हो गया फैगोसाइटिक सेल। तो हम लोग थोड़ा इसके बॉडी वाल के अरेंजमेंट को, अच्छा उसके लिए अलग हम लोग बनाएंगे बॉडी वाल ऑर्गेनाइजेशन। ये सीरियल नंबर 4 था, इसका काम हो गया, मिटा दें। तो हम लोग समझे क्या कि इसका बॉडी कैसा बना हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, लेवल ऑफ, या आई मीन नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स इसमें 2 होते हैं,
Diploblastic in nature, not the true ectoderm, endoderm, but similar to ectoderm, they have pinacoderm, and similar to endoderm, they have guanoderm. अब आए सीरियल नंबर 5, सीलोम. अब ये क्या चीज है? सीलोम कहता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. सीलोम मतलब होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि एक एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है, तो मुंह लगाकर पीने जाएंगे तो देह पे गिर जाएगा, ठीक से पी नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ डाल के पीते हैं. तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल अपने आप में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया. ट्यूब क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर, ऊपर और नीचे ओपन. तो हम यहाँ क्या किए, बॉटम में पेंदा में एक लॉक लगा दिए, ऊपर की तरफ से खुला हुआ. ये एक ट्यूब हो गया, बड़ा सा ट्यूब है. इसके अंदर जो स्ट्रॉ डाले, ये दूसरा ट्यूब हो गया. अब देखिए, ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट हो गया ना, इसी को हम लोग सिलोम कहते हैं. अब है क्या, एक्चुअल सिलोम का मीनिंग क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कुछ जगह होगा, ठीक है, और उस जगह पे दूसरे ऑर्गन, दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स रहेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी को हम लोग कंसिडर करें, तो ह्यूमन बॉडी का जो सरकमफरेंस है, हमारा चारों तरफ का एरिया, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अंदर में तो जगह है, तभी ना लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स हैं, तो अंदर में जगह है. दैट मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ ट्यूब. इमेजिन कर सकते हैं इसमें स्ट्रॉ की तरह. तो ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हो गया, ऐसा अगर इमेजिन करें, और वो जो स्ट्रॉ था वो क्या है? वो हमारा गट, फूड पाइप जो बीचों बीच गया है. अब हमारे बॉडी कैविटी और इस गट के बीच में जगह है. इस जगह में दूसरे दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके ट्यूब्स हैं. तो इसको एक्चुअल में हम लोग कहना चाहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है. अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के लिए अंदर का जगह बनाकर उसमें ऑर्गन्स को फिट करने के लिए एक और लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर चाहिए, लेयर ऑफ सेल्स चाहिए, वो है मेसोडर्म. तो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक बनता है तब जाके हो सकता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सक्सेसफुली इसमें हो, अदरवाइज नहीं. तो साहब ये तो खुद डिप्लोब्लास्टिक है, नंबर 1. दूसरा, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म ट्रूली प्रेजेंट भी नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं आता है सिलोम का, इसलिए इन्हें सीधे सीधे हम लोग कहते हैं सिलोम एब्सेंट. तो हम लोग इसके बारे में कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज कॉल्ड सिलोम. यहां एक और जानकारी आपको दे दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा. जो हायर ऑर्डर के एनिमल्स हैं, हायर ऑर्डर के फाइलम हैं, उन्हें हम क्यों हायर ऑर्डर के कहते हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है और इस सिलोम से आता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, नंबर 1. नंबर 2 है क्या, व्हेन ट्रिप्लोब्लास्टिक organization with ecto, endo and mesoderm are existing, only then the coelom can form. So
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज ए मस्ट। पहले इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डिप्लोब्लास्टिक में ये काम नहीं कर पाएगा। अब है क्या नंबर 3, सिलोम ऑर्गेनाइजेशन में भी ना टाइप होता है। द मेसोडर्म सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो या उसका एनालॉग तो होता ही होता है, मेसोडर्म का होना वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किस तरीके से सिलोम फॉर्म किया। तो कहता है क्या, द मेसोडर्म इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ए सिलोम टाइप, फॉर ए सिलोम टाइप। अब आगे देखिए, ये ऑर्गेनाइज कैसा रहता है सिलोम की जहां तक बात कर रहे हैं, तो हम लोग फिर से आ गए एक्टोडर्म में। अब और तरीके से एक्टोडर्म देख रहे हैं, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म, अंदर का लेयर। मेसोडर्म ऐसे रहेगा, ये जो है ना दिस इज मेसोडर्म और दिस एरिया इज सिलोम। ठीक है, अगर इस तरह का बॉडी प्लान है, दिस इज ट्रू सिलोमेट। दिस इज ट्रू सिलोमेट और बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ ही रहे, ये हम लोग देख रहे हैं एक्टोडर्म को। एक्चुअली यहां पे हम लोग को एक कैविटी फॉर्म करना चाहिए, ये कैविटी है गट, गट यानी फूड पाइप, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। या इंटेस्टाइन कह लीजिए, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहें। तो एक ये बॉडी कैविटी एक्टोडर्म से बना है ना, और उसके अंदर ये ट्यूब, ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एस्टेब्लिश हुआ। अब इसमें एडिशनल स्पेस जब रहेगा, दैट एडिशनल स्पेस इज सिलोम, और इस तरीके से जब ये ऑर्गेनाइज करेगा तब कहलाएगा ट्रू सिलोमेट। अगर ऑफ कोर्स एंडोडर्म बनाएंगे
तो अंदर में गट के लिए जगह छोड़ेंगे, दिस इज GUT गट, तो वो एक्टोडर्म हो गया, ये हो गया एंडोडर्म, और मेसोडर्म अगर फ्रैगमेंट्स में है, यहां देखिए तो कंटिन्यूअस है ना, पर यहां डिसकंटिन्यू है। ये है मेसोडर्म। ये एरिया क्या होंगे, सील्ड हैं, ज्यादा करने में फिर ये ओवरलैप दिखेगा, है ना। तो ये मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के अंदर में देख रहे हैं जहां डॉट्स है वो आपको सिलोम दिखाई दे रहा है, तो यानी सिलोम फ्रैगमेंटेड हो गया। पर यहां देखिए तो ऑन द कॉन्ट्रेरी सिलोम कंटिन्यूअस है, यहां सिलोम फ्रैगमेंटेड है, दिस इज स्यूडोसिलोमेट। सिलोम तो है, मतलब ये बना भी है और नहीं भी बना, वही बात हुई ना, कि थोड़ा सा मतलब हम आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम तैयार करने गए, आइसक्रीम का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट तो है पर शेप नहीं आया। अब किसी को पिघला हुआ आइसक्रीम दीजिएगा, वो पसंद करेगा, तो ऐसी स्थिति है ना। तो दिस इज PSEUDOCOELOMATE, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। और एसिलोमेट की बात ही क्या, अगर मेसोडर्म हुआ भी, अंदर में गैप नहीं, और मेसोडर्म नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। एसिलोमेट वैसे हो जाएंगे, ट्रू सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट ऐसे होते हैं। ठीक है, यहां तक ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब हम लोग को देखना है, ये तो ट्रू सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट का कंडीशन हो गया। तो हम लोग जरा देखें, ये ट्रू सिलोमेट जो बना, इसके भी टाइप होते हैं, ये दो तरह का होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग एडवांसमेंट ऑफ एनिमल्स डिसाइड भी करते हैं। ट्रू सिलोमेट condition reached by two ways. वे नंबर वन या मेथड नंबर वन, ये क्या, द मेसोडर्म forms in embryonic condition and splits, बटता है, फटता है ना, splits to form mesoderm and to form mesodermal, या मेसोडर्म क्यों कहें, टू फॉर्म द सिलोम, एक्चुअली टू फॉर्म द सिलोम, यानी ये जो मेसोडर्म है ये एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म है। एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म फॉर्म्स इन, अच्छा ठीक है, यहाँ तो एम्ब्रायो दे ही दिए थे, इसको देने का जरूरत नहीं है। मेसोडर्म फॉर्म्स इन एम्ब्रायोनिक कंडीशन एंड स्प्लिट्स टू फॉर्म सिलोम। तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ये रहा एक्टोडर्म, है ना, ये रहा मेसोडर्म,
और यहाँ है एंडोडर्म। अब क्या होगा, एक्टोडर्म तो एज इट इज, एंडोडर्म भी एज इट इज। ये मेसोडर्म का वॉल है ना, ऐसे हुआ, मेसोडर्म का वॉल ऐसे हुआ, स्प्लिट किया। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक्टोडर्म, ये गट, ये एंडोडर्म, और फिर इसके बीच में कैविटी बना। देख रहे हैं, पहले ऐसे हुआ, एक साइड का दो लेयर में, एक साइड का दो लेयर में स्प्लिट किया। उसके बाद ये सेल्स बीच में गैप प्रस्तुत कर रहे हैं, दिस इज सिलोम, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज गट। तो देखिए रीच कहां किया, यहां तक आया। तो इस तरीके से अगर उस कंडीशन में पहुंचता है, ये पूरा फिनोमेना है ना, कहलाता है। जो इस तरीके से अपना मेसोडर्म तैयार करती है, क्या कहते हैं, सिलोम तैयार करते हैं, उसे कहते हैं SCHIZO, साइजो, COELOMAT, साइजोसिलोमेट एनिमल्स। इन्हें साइजोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और साइजोसिलोमेट एनिमल्स के एग्जाम्पल में फाइलम आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल, इसमें फाइलम है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा मेथड ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है, ये एज यूजुअल एक्टोडर्म है ना, और ये एम्ब्रायोनिक गट है, और यहां हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म। फिर क्या हो गया, इस एम्ब्रायोनिक, ये एम्ब्रायोनिक कंडीशन है। अब एम्ब्रायोनिक गट का वॉल है ना, वो डिवाइड करता है, स्प्लिट आउट होता है।
और वो मेसोडर्म के लिए स्टार्टिंग सेल्स प्रोड्यूस करता है। एज यूजुअल ये एक्टोडर्म, एम्ब्रायोनिक गट है। अब इसने अपना एंडोडर्म फॉर्म कर लिया और मेसोडर्म के लिए मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद फाइनली सीलोम के लिए जिस कंडीशन में पहुंचना है, सीलोम के लिए उस कंडीशन में पहुंच गया। दिस इज again ectoderm, this is again endoderm, this is gut, this is coelom, and this is mesoderm। देखिए इस कंडीशन में आया। तो इसका ट्रू सीलोम बनने का तरीका क्या था कि इसने अपने एम्ब्रायोनिक गट से मेसोडर्म के लिए मटेरियल तैयार किया। एम्ब्रायोनिक गट स्प्लिट होके, एम्ब्रायोनिक गट का वॉल स्प्लिट होके मेसोडर्मल सेल्स तैयार करते हैं। वो मेसोडर्मल सेल्स पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर बीच से अलग होकर गैप तैयार करते हैं, तब जाके सीलोम बनना। ये मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म ये कहलाता है एंटेरोसीलोम या एंटेरोसीलोमेट कंडीशन। ये मैकेनिज्म कहलाता है एंटेरोसीलोमेट कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल में फाइलम आते हैं इकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यही कारण है कि इकाइनोडर्माटा को हम लोग कॉर्डेटा के एक्चुअली एंसेस्टर मानते हैं, है ना। जबकि आप देखेंगे इकाइनोडर्माटा और मोलस्का में, मोलस्का सीम्स टू बी मोर एडवांस्ड बिकॉज उसके पास ट्यूब फिट होते हैं, मतलब वो दोनों तरह का मूवमेंट कर सकता है। सी बेड पे रहता है, तैरता भी है और क्रॉल भी कर सकता है। ठीक है, इकाइनोडर्माटा की बात करें हम। मोलस्का, उसके मस्कुलर फिट होते हैं, मस्कुलर फिट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है और तो और उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। इकाइनोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर दौड़ता है अंदर में ट्यूब चैनल्स में। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दोनों में तो बहुत अंतर है। और कॉर्डेट्स में ब्लड होता है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या ड्रॉ करेंगे भाई, देखिए ये ब्लड कंटेन करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन्हीं से बने होंगे कॉर्डेट्स, पर ऐसा नहीं है। यही क्लू है और इसका हम लोग को रीजन मिलता है वे ऑफ देयर मेसोडर्म एंड सीलोम फॉर्मेशन से। इन तीनों में चूंकि मेसोडर्म और सीलोम फॉर्मेशन सिमिलर है, इसलिए ये एक ग्रुप में और ये अलग ग्रुप में आते हैं। ठीक है, यहां तक कीजिए। अब देखिए इस आधार पे, सीलोम के फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग
सभी फाइलम को अलग अलग ग्रुप में क्लब कर लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सीलोम से ही रिलेटेड, वो है क्या, ये जो गट का फॉर्मेशन है, गट यानी फुट पाइप या एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो फॉर्मेशन है ये भी लेकिन सीलोम के फॉर्मेशन के मेथड के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। जैसे ये पाया गया है जो एंटेरोसिलोमेट है ना, उनमें फुट पाइप का एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है, ठीक है। लेकिन जो साइजोसिलोमेट कैटेगरी के फाइलम हैं एनिमल्स के, उनमें गट का यानी एलिमेंट्री कैनाल का माउथ पहले बनता है और एनस बाद में। खास बात है कि इन सभी का, चाहे साइजोसिलोमेट हो चाहे एंट्रोसिलोमेट हो, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ से लेकर एनस तक पूरा होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गट है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे है क्या, इसे नोट्स करके आप दे सकते हैं। इन साइजोसिलोमेट एनिमल्स, mouth forms first, then the anus of gut। और इस कंडीशन का एक नाम है, इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटियोस्टोम। स्टोम वर्ड आया स्टोमा से, और स्टोमा मतलब होता है माउथ। प्रोटियो यानी फर्स्ट, ऐसे कर सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि इनका जो कंडीशन है माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, ऐसे आप समझो, है ना। अब देखिए, इन एंटेरोसिलोमेट एनिमल्स एनस फॉर्म्स फर्स्ट, then the mouth of gut। और इस कंडीशन का नाम है ड्यूटेरोस्टोम। अगेन स्टोम मतलब माउथ, ड्यूटेरो सेकेंड। यानी माउथ फॉर्म्स लेटर और उसे माउथ फॉर्म फर्स्ट, माउथ फॉर्म्स अर्लियर। इस तरीके से साइजोसिलोमेट और इंटरसिलोमेट को हम लोग और क्लियर कट डिस्टिंक्शन देते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे समझने के लिए और उनको स्पेशलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सम अप करें, अगर फाइलम पॉरीफेरा सिलेंटेरेटा टीनोफोरा, इन्हें हम लोग कंबाइंडली कहते हैं सीलोम, सीधे सीधे एब्सेंट, ठीक है। अब आता है प्लेटीहेलमिंथेस, इन्हें कहते हैं, इनका जो सीलोम है इन्हें कहते हैं ए सीलोमेट। और नीमाथेलमिंथस जो हैं
या इसी को एस्केलमेंथस जो कह रहे हैं, इनके सीलोम को कहते हैं स्यूडो सीलोमेट। और फिर हम जब आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा, इनके सीलोम को कहते हैं ट्रू सीलोमेट, जिसमें कि ये ग्रुप है, कैसा बता दीजिए, साइजो सीलोमेट ग्रुप, और होता है प्रोटियोस्टोम। और ये ग्रुप जो है इसे कहते हैं एंटेरो सीलोमेट, ब्रैकेट में ड्यूटेरोस्टोम। ये थी सीलोम की पूरी कहानी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है, जिसके आधार पे हम लोग एनिमल के फाइलम को, है ना, थोड़ा स्टडी करते हैं, वो है नोटोकॉर्ड। ये होता क्या है, इन द एम्ब्रायो BRYO embryonic condition, a structure appears between nerve cord ventral नहीं, dorsal, sorry, between dorsal nerve cord and the gut. Later it stays or disappears in the animals. ये एक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल यानी पीठ, बैक सरफेस पे, तो एनिमल्स के बैक सरफेस पे जहां पे नर्व कॉर्ड दौड़ रहे हैं, उसके और गट के बीच में, मतलब ऊपर के तरफ ऐसे गट हो गया, ये वेंट्रल सरफेस आगे का चेस्ट पोर्शन, गट हो गया, ऊपर हो गया पीठ का डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस से नर्व्स जा रहे हैं, ये गट हो गया, और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, इसे को हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये है क्या, फ्यूचर में इसे, ये जो नर्व कॉर्ड गए हैं, इसे कवर करना है फॉर प्रोटेक्शन, और ये वेल फॉर्म्ड प्रोटेक्शन देता है वर्टिब्रेट्स में। ये नोटोकॉर्ड बाद में जाके वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब वर्टिकल कॉलम से डिस्प्लेस हो जाता है, और वो एक बोनी कवर लेके, है ना, या कार्टिलेजिनस कवर लेके ये नर्व्स को प्रोटेक्शन देने के लिए उसे घेर लेता है। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरा है, और स्पाइनल कॉर्ड बताइए तो किस तरफ है, पीठ की तरफ है, डॉर्सल सरफेस हो गया। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, दरअसल वो क्या है,
डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वो बदला हुआ स्वरूप है नोटोकॉर्ड का। यानी नोटोकॉर्ड का काम क्या है, नर्व्स को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक हेड टू टेल के रीजन के तरफ जा रहे हैं, एक्सपोज्ड हैं, इन्हें प्रोटेक्शन देना होगा ना, नहीं तो डैमेज हो जाएगा तो एनिमल मर जाएगा। सो फॉर दैट पर्पस दे एक्चुअली फॉर्म। ना होता क्या है, इट इज फाउंड प्रेजेंट ओनली in the chordates and not in the other 10 phylum of animal kingdom। बाकी के जो 10 एनिमल किंगडम के फाइलम है इनमें नहीं पाए जाते, केवल और केवल कॉर्डेट में पाए जाते हैं। और इसलिए ये जो 10 फाइलम हैं, हेंस दिस ग्रुप of animals are called non-chordates। इन सबों को कंबाइंडली नॉन कॉर्डेट कहते हैं, और उन्हें कॉर्डेट क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। तब इस बेसिस पे अगर हम लोग फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड, वेरी गुड, एब्सेंट। और ये आगे के बाकी 9 फाइलम में एब्सेंट 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 लिखते चले जाए। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे कॉर्डेट में, जब सब फाइलम 1 2 3 आएगा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा, उनमें ये कैसे हैं वो तो देखे ही हैं हम लोग। जब डिवाइड किए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही उनको डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत हुआ है ना। जैसे यूरोकॉर्डेटा है, उसके टेल रीजन में आता है और फिर एम्ब्रायनस स्टेज तक रहता है, एडल्ट फॉर्म में गायब हो जाता है, पर आया तो इसलिए वो कॉर्डेट श्रेणी में आ गए। फिर देखिएगा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो यानी ब्रेन वाले एरियाज, वो कॉर्डेट तो होगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसीलिए यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, दे आर कॉर्डेट्स बट दे डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज व्हाई दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो कॉर्डेट में फिर इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट ऐसे कर सकते हैं। और ओवरऑल और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप चाहते हैं तो ये नॉन कॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंबाइंडली आप इनवर्टिब्रेट कर सकते हैं, और वो अकेला वर्टिब्रेट हो जाएगा। यानी वर्टिब्रेट में आते हैं कौन कौन, पाइसेस एंड टेट्रापोडा, यानी फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल, इनका स्टडी अलग, बाकी इतने सारे एनिमल्स का स्टडी अलग। तो जोलॉजी को, ये एनिमल साइंस है, इसे जोलॉजी कहते हैं। जोलॉजी को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट स्टडी, इनवर्टिब्रेट जोलॉजी एंड वर्टिब्रेट जोलॉजी, और एक है नॉन कॉर्डेट जोलॉजी एंड कॉर्डेट जोलॉजी। तो दोनों में मेरे समझ से कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट जोलॉजी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड आ चुका होता है कॉर्डेट्स में, तो इन्हें उनके साथ मिलाना ठीक नहीं है। हालांकि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स तो आता है, लेकिन कॉर्डेटा में जो मतलब वर्टिब्रेट में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कैसे सिस्टमेटिकली डेवलप हुए, ये चीजें उनमें नहीं दिखाई देती। इसलिए इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट ऐसे बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, इनवर्टिब्रेट जोलॉजी, वर्टिब्रेट जोलॉजी। आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी बुक्स भी मिलेंगे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरे समझ से कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट जोलॉजी पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। एनीवे, दिस इज हाउ। तो ये 6th प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे एनिमल किंगडम के सभी फाइलम को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। यहां तक लिखिए।